Hello everyone, today we are here to start chapter number 8 Winds, Storm and Cyclone for class 7th. So here we go. अगर आप अभी गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कि 18 अक्टूबर 1999 के अंदर उड़ीसा के अंदर एक साइक्लोन ने हिट किया था जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर्स पर आवर थी, जिस साइक्लोन की वजह से 45,000 पीपल्स ऐसे थे जो होमलेस हो गए थे और 77 लाख पीपल्स ऐसे थे जिनका घर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसी साल 29 अक्टूबर को एक और साइक्लोन ने हिट किया जिसकी स्पीड 260 किलोमीटर्स पर आवर थी, जिसके अंदर वाटर वेव्स जो बनी वो 9 मीटर्स हाई तक की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की बहुत सी प्रॉपर्टी ख़राब हो गई थी। प्रॉपर्टी जैसे कि उनका जो रुपीज़ थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज़, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो साइक्लोन के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि ये साइक्लोन्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और ये इतनी डिस्ट्रक्शंस क्यों करते हैं। सबसे पहले हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ मूविंग एयर इज़ कॉल्ड अ विंड, कि एक चलती हुई हवा विंड होती है। ओके सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है एयर रिस्ट्रैक्ट प्रेशर, कि कोई एयर है, अगर मूविंग एयर है, वो किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डाल रही है या नहीं डाल रही। सो आपको ये करने के लिए क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी टाइप कंडक्ट करनी है। आपको एक टिन बॉक्स लेना है जिसके लिड के साथ उसकी लिड उसको रिमूव कर दो, उसके अंदर हाफ ऑफ वाटर फिल कर दो और उसको क्या करो कि एक कैंडल के ऊपर बॉयल होने के लिए रख दो। जैसे ही वाटर बॉयल होना जैसे ही वो बॉयल होना स्टार्ट होए उसके बाद फ्यू मिनट्स के बाद जब वो बॉयल होए उसके ऊपर लिड कवर कर दो और इमीडिएटली उसको एक किसी वॉश बेसिन के अंदर या फिर किसी बकेट के अंदर रखकर उसके ऊपर एट ए टाइम ही एक कोल्ड वाटर का ग्लास डाल दो। आप देखोगे कि जैसे फिगर आपको 8.2 के अंदर दिख रहा है, कुछ इस टाइप का उसका शेप आ जाएगा। अब ये शेप ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा शेप क्यों लिया जब हमने उसके ऊपर कोल्ड वाटर डाला, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टीन, अगर आपके पास कोई टीन बॉक्स ना मिले तो आप कोई प्लास्टिक बॉटल के साथ भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। ओके रिकॉल एन एक्सपेरिमेंट, जब आप फ्लाई करते हो किसी कोई काइट फ्लाई करते हो तो आपको कौन सी हवा ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जो पीछे से आ रही है या जो आगे से आ रही है। ओके ट्राई टू नोटिस इट। दूसरा आप क्या नोटिस कर सकते हो कि आप अगर बोट कर रहे हो तो इट इज़ ईजियर टू रो इट इफ़ द विंड इज़ कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड, कि आप उसको बहुत ईजिली मूव कर सकोगे अगर हवा पीछे से आ रही है। अगर आगे से हवा आएगी तो आप उसको आगे की तरफ मूव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आपने इन सभी जो दो एक्टिविटीज़ थी, तीसरी एक और कर सकते हो कि आप अगर बाइसिकल राइड कर रहे हो जो अगेंस्ट द विंड है, अगर विंड सामने से आ रही है और आपको भी सामने ही जाना है तो आपको वो बाइसिकल मूव करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी। ओके सो यही दो अबव एक्टिविटीज़ के अंदर भी हुआ कि जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो तो इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू। ओके सो ऑल द एक्सपेरिमेंट शोज़ दैट द एयर एग्जिट प्रेशर, कि कुछ प्रेशर होता है जो हमें उसकी तरफ मूव करने नहीं देता। अगर आप विंड सामने से आ रही है और आपको भी सामने ही जाना है, लेकिन वो आपके लिए डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर भी अपनी साइड से कुछ प्रेशर लगा रही है जिसकी वजह से आप सामने मूव नहीं कर पा रहे हो। अगर काइट को आपको फ्लाई करना है और आपके पीछे से हवा आएगी तो शायद आप उसको फ्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर वो आगे से हवा आ रही है तो शायद आप उसको फ्लाई नहीं कर पाओ। सो ये सभी एक्टिविटीज़ मिलके आपको क्या बताती हैं कि आप एयर भी कुछ प्रेशर को एक्सर्ट करती है। ओके नेक्स्ट आता है आपका हाई स्पीड विंड्स आर अकम्प्लिश्ड बाय अ रिप्रोड्यूस द एयर प्रेशर, कि हाई स्पीड विंड्स होती हैं वो कुछ ना कुछ एयर प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं। कैसे पता लगेगा, जैसे 8.2 एक्टिविटी आपको करनी है। आपको एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लेनी है जिसके अंदर आपको एक स्मॉल पेपर बॉल बना के डालनी है, जैसे कि आपको फिगर 8.3 के अंदर डाला हुआ है, दिखाया हुआ है, और आपको ऊपर की साइड से हवा ब्लो करनी है। वो हवा रोटेट होकर वापस से यहाँ से आएगी, लेकिन आप इस पेपर बॉल को अंदर नहीं ब्लो कर पाओगे। जब आप हवा ब्लो कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर है तो बहुत इजीली अंदर चला जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर की साइड गिरेगा, अंदर की साइड नहीं गिरेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो आप हवा ब्लो कर रहे हो उसका जो प्रेशर है वो ऑन द पॉइंट बहुत ज़्यादा है और अंदर की साइड बहुत लो है, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर उसको बाहर की साइड मूव कर रहा है रादर देन इनसाइड की। ओके ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं। आप एक एक्टिविटी और कंडक्ट करनी है जो कि 8.3 है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ऐसे दो बलून्स लेने हैं शेप साइज़ के
करने हैं आपको, और एक स्ट्रिंग के साथ उसको ऐसे टाई कर देना है। ओके, वो कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, थ्रेड के साथ या कुछ। आप इन दोनों बलून्स के बीच में से हवा ब्लो करोगे और आप ये नोटिस करोगे कि हवा ब्लो करने की वजह से ये दोनों बैलून्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं बल्कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। ये बैलून यहाँ पे और ये बैलून यहाँ पे मूव करेगा। दे वॉन्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हुआ ये अभी हम देखेंगे। आपको एक और एक्टिविटी करनी है 8.4, जिस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, जैसे आपको फिगर 8.5 में यहाँ दिखाया गया है, आपको एक लॉन्ग स्ट्रिप लेनी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग की, और उसको क्या करना है, उसके ऊपर से हवा ब्लो करनी है। वो कुछ इस टाइप की शेप देगी। अगर आपने हवा ब्लो करी तो वो लिफ्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, वो लिफ्ट भी हुई और एक कर्व भी बनाया। ऐसा क्यों हुआ? दिस ऑल हैपन्स बिकॉज जब आपने जो हवा ब्लो की माउथ से बॉटल के अंदर, सो जो एयर प्रेशर था माउथ का वो हाई स्पीड का था। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल, बॉटल के अंदर उसने प्रेशर को डिक्रीज़ किया, और नियर द माउथ, बॉटल के माउथ की तरफ जो बॉटल का ओपनिंग एरिया है वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और पीछे बहुत कम था, जिसकी वजह से वो बॉल बाहर की तरफ गिर रही थी, अंदर की तरफ ना जाने की वजह से। ओके, 8.3 के अंदर आपको क्या करना है, यू सो दैट कि जो ब्लो किया आपने एलियंस वो एक दूसरे की तरफ मूव करे रादर देन कि वो अलग अलग मूव करे। उसका रीज़न ये था कि उन दोनों के बीच में जो हमने एयर ब्लो करी वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो था और दूसरी साइड बहुत ज़्यादा हाई था, तो वो एक दूसरे की तरफ मूव करे। ओके, जिससे हमें क्या पता लगता है इन सभी एक्टिविटीज़ से जो भी हुई, इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज़ इंडेड कंप्लीट विद अ रिड्यूस एयर प्रेशर, कि ज़्यादा अगर विंड की स्पीड होगी तो वो वहाँ पे एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देगी। मतलब अगर बहुत तेज़ी से हवा चल रही है तो वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा। सो ये सभी एक्टिविटीज़ आपको यही चीज़ें दिखा रही हैं ऊपर। उसके बाद एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ लो। व्हाट डज़ इट मीन कि एयर कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, जिस रीजन के अंदर एयर प्रेशर हाई होगा उस रीजन से वो लो की तरफ मूव करती है, लो टू हाई मूव नहीं करती है। ओके, वो कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, जहाँ पे एयर प्रेशर हाई होगा और हमारा लो की तरफ मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज़ एयर एक्सटेंड्स ऑन हीट, कि एयर एक्सटेंड होती है हीट करने पे। मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और एक 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। बेसिकली आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो उसका माउथ होता है उसके ऊपर एक बलून को टाई कर देना है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर 8.6 में दिखाया हुआ है। बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब भी लेनी है, इस बॉयल करना है, मतलब पानी को बॉयल करना है, उसमें 8 टेस्ट ट्यूब डालनी है। ओके, जब आप बॉटल जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको इमर्ज करोगे हॉट वाटर के अंदर, सो बलून की शेप क्या हो जाएगी, वो एकदम स्टैंड हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको आइस कोल्ड वाटर में डालोगे सेकेंड टेस्ट ट्यूब को, तो वो क्या हो जाएगा, उसका बलून इनसाइड चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? द मेन रीज़न इज़ कि जब हमने उसको हीट किया तो वो एक्सपैंड हो गया और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और हमें ये पता है एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो वो लो प्रेशर की तरफ मूव करी तो वो उसको स्टैंड कर रही है कुछ इस तरीके से। लेकिन जब हमने आइस वाटर में डाला तो वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, तो वो इनसाइड की तरफ मूव कर गया। ओके, दिस इज़ द मेन रीज़न। और यहाँ पर क्या पता लगा कि जब हमने उसको हीट किया, बॉयल किया, तो वहाँ पे एयर एक्सपैंड होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ और ऐसा पॉसिबल हो पाया। ओके, उसके बाद जैसे 8.6 एक्टिविटी से आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। जैसे आपको 2 गनी बैग्स लेने हैं, कोई भी इक्वल वेट के होने चाहिए, उनको 2 ऐसे स्ट्रिंग से टाई अप करना है जैसे कि आपको दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर में जैसे देखा 8.7 के अंदर एक जो गनी बैग है उसके नीचे एक कैंडल को आपको लाइट करना है। जैसे जैसे ये कैंडल लाइट होगी और इसका जो स्मोक है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो इस बैग को थोड़ा सा लाइटर बनाएगा और इसको हैवियर बना देगा, जिससे हमें ये पता लगेगा एयर एक्सपैंड होती है। ओके, इस एक्टिविटी से हमें एक और चीज़ पता लगी, जो वार्म एयर होती है लाइटर देन दी कोल्डर एयर, जो गर्म हवा होती है वो ज़्यादा क्या होती है, मतलब कम वेट की होती है रादर देन कोल्ड एयर से। ओके, ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है
विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, कि जो हमारे विंड के करंट्स होते हैं, कि विंड कैसे जनरेट होती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर अलग अलग अनइवन सी हीटिंग होती रहती है डिफरेंट टाइम्स पे, जिसकी वजह से विंड क्रिएट होती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर्स एंड द पोल्स। जो इक्वेटर होता है मतलब हमारी अर्थ का बिल्कुल बीच वाला पार्ट, और पोल्स मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पार्ट्स, ओके इनके बीच में अनइवन हीटिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी विंड्स क्रिएट होती है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जो इक्वेटर होता है उसको मैक्सिमम हीट मिलती है सन की, उसको क्या प्रोवाइड होती है, मैक्सिमम हीट प्रोवाइड होती है सन की। और एयर जो इस रीजन के अंदर होती है वो क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है। और आपको पता है कि गर्म हवा क्या होती है, ज़्यादा लाइटर होती है, तो वो जल्दी ऊपर की तरफ उठ जाती है रादर देन कोल्ड एयर, जो हमने अभी पीछे वाली एक्टिविटीज़ में पढ़ा। उस रीजन के अंदर जो होता है 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, वहाँ पे 0 से 30 डिग्री के बीच बीच का जो एरिया होता है लैटिट्यूड का, वो हमारा इक्वेटर के अंदर होता है, और वहाँ पे एयर मूव करती है। दिस विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो नॉर्थ से साउथ इक्वेटर्स की तरफ मूव करती है। और क्या होता है, जो पोल्स होते हैं वहाँ पे हमारी कोल्डर एयर होती है, तो वहाँ पे एयर्स हमारी हैवियर होती है। जो कि लैटिट्यूड 60 डिग्री से अबव का आता है वो हमारा पोल्स की तरफ काउंट होता है। और वार्म वाटर क्या होता है, वार्म एयर जो होती है वो राइज जल्दी हो जाती है, और कोल्ड वाटर जो पोलर रीजन्स की तरफ है वो उस तरफ रश कर रही होती है। और हमने अभी क्या पढ़ा था, जो हमारा हाई प्रेशर एरिया होता है टू लो प्रेशर एरिया की तरफ हमारी विंड्स मूव करती हैं, और पोल्स पे हाई प्रेशर होता है, बीच में लो प्रेशर होता है, तो विंड्स हमारी नॉर्थ टू साउथ पोल्स मूव करती हैं बिटवीन दीज लैटिट्यूड्स। पोल्स और इक्वेटर के बीच में ये हवा मूव करती है। जैसे कि आपको इस फिगर से और भी क्लियर हो जाएगा 8.8 से, कि पोल्स की तरफ हाई प्रेशर होता है हमारा, और जो इक्वेटर है उसकी तरफ लो प्रेशर होता है हमारा। सो इस वजह से हमारी विंड्स कुछ इस डायरेक्शंस में मूव करती है लैटिट्यूड्स के बीच में, ओके। देन नेक्स्ट कम्स इज अनइवन हीटिंग ऑन द लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर के बीच में भी अनइवन हीटिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी विंड्स क्रिएट होती हैं। आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में, कुछ इसी तरीके से है। समर्स के एरियाज़ के अंदर क्या होता है कि जो इक्वेटर की लैंड होती है वो ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाती है, ज़्यादा जल्दी गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई। और ओशंस जो होते हैं, वाटर्स जो होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं हीट अप होने पर कंपेयर टू दी लैंड। लैंड के कंपैरिजन में उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से विंड फ्लो फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स दी लैंड, वो ओशन से लैंड की तरफ मूव करती है। रीज़न क्या होगा, क्योंकि हमारे इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा गर्म हवा होती है, और ओशंस के अंदर थोड़ा टाइम लगता है गर्म हवा प्रोड्यूस होने में। सो ओशंस की जो हवा होती है वो लैंड की तरफ मूव कर जाती है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर से हमारी जो एयर्स है वो मूव करती है, ओके। इनको हम क्या बोल सकते हैं, जो ओशन से लैंड की तरफ जाती है, मॉनसून विंड्स भी बोला जाता है इन हवाओं को, जो हमारी ओशंस टू लैंड्स की तरफ मूव करती हैं, ओके। जो मॉनसून विंड्स होती हैं दे कैरी वाटर एंड इट रेन्स। जो मॉनसून विंड्स आएंगी उनके अंदर पानी होता है और वो रेन करती हैं। कैसे, क्लाउड कैसे बनते हैं, क्लाउड ब्रिंग्स रेन्स एंड गिव्स अस हैप्पीनेस। फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेन, बिकॉज वो उनको क्रॉप्स करने के लिए होती है। और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर अभी भी ऐसा होता है कि लोग ज़्यादातर इरीगेशन जो है उसका वन ऑफ द सोर्स रेन को ही मानते हैं आज तक भी, इतना डेवलप होने के बाद। सो फार्मर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। हावेवर इट्स नॉट हैप्पी टू ऑलवेज कि रेन हो, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी रेन हो तो हर कोई खुश होगा। कभी कभी रेन्स हमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि रेन की वजह से क्रिएट होती हैं। आपका कई बारी ट्रिप भी कैंसिल हो सकता है ड्यू टू द रेनिंग। कई बार डिज़ास्टर्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बहुत इफेक्ट होती है इसकी वजह से। दो सिचुएशंस होती है जिनके अंदर से रेन हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जो उसको थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। द मेन्स आर थंडरस्टॉर्म्स एंड दी cyclones. Now how they are produced and what they are, let's study about this. Thunderstorms and cyclones. Thunderstorms जो होती हैं वो डेवलप करती है कहाँ पे, हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी थंडरस्टॉर्म्स आती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर राइजिंग होता है और स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स क्रिएट हो जाती हैं। हमने ये पढ़ा था कि लो प्रेशर के अंदर विंड्स ज़्यादा होती हैं, तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर राइज़ होता है तो विंड्स भी बहुत ज़्यादा राइज अप हो जाती हैं और क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है
वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड डायरेक्शंस में मूव करती हैं एंड फॉल डाउन अगेन, कि वो ऊपर की तरफ जाती है और वापस फॉल डाउन करती है. दिस शिफ्ट्स द मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अमंग्स द राइज एयर क्रिएट्स लाइटनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही वो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाती हैं हवाओं के साथ, तो वो लाइटनिंग और साउंड्स क्रिएट करती हैं, जिस इवेंट को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं. ओके ये लाइटनिंग का जो प्रोसेस है ये हम थोड़ा सा जो ज़्यादा क्लियरली हम हायर सेक्शंस के अंदर बढ़ेंगे. ओके हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन. अब जो ये थंडरस्टॉर्म होता है यही आगे जाके साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है. ये कैसे कन्वर्ट होता है? द वाटर गिव that is it changes the liquid to the water state and does the water gives us back the heat when water vapors is conduct. तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से पढ़ेंगे कि पहले क्लाउड कैसे फॉर्म होता है. क्लाउड फॉर्मेशन क्या होती है? वाटर टेक्स हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर से हीट लेता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ओके जो वाटर वेपर होते हैं वो वापस से अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जिनको हम रेन ड्रॉप्स बोलते हैं. दीज हीट इज़ रेज टू द एटमॉस्फेयर. जो ये रेन ड्रॉप्स होते हैं ये अपनी जो हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट कर देते हैं और एटमॉस्फेयर की हवा और भी ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो और ऊपर चली जाती है एंड कॉज अ ड्रॉप इन द प्रेशर. ज़्यादा हवा गर्म होने की वजह से राइज अप करेगी. राइज अप होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है वो गिर जाएगा. ड्रॉप इन अ प्रेशर एंड एयर रश टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. जो एयर है वो जितनी भी है वो सेंटर की तरफ मूव करती है और ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहता है. रिपीट होने के बाद क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम्स विद अ वेरी हाई स्पीड विंड. क्या हो जाता है, अब प्रेशर तो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और विंड्स की स्पीड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है हाई में, जिसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन का कंडीशन क्रिएट हो जाता है. ओके इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एक तो विंड स्पीड बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होगी तभी हमारा साइक्लोन क्रिएट होता है. विंड की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस डायरेक्शंस में वो मूव कर रहा है. टेम्परेचर क्या है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा तभी हमारी एयर ज़्यादा राइज करेगी और लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो पाएगा. ह्यूमिडिटी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलप सी साइक्लोन. साइक्लोन को डेवलप करने में ह्यूमिडिटी भी एक रोल प्ले करती है. जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू नो. क्या होता है कि यहाँ से एयर राइज अप करती है. राइज करने के बाद आउट ऑफ द लो जो एयर है वो वापस एक सर्कुलर मोशन के अंदर आके बिल्कुल मिड के अंदर कलेक्ट हो जाती है और वो कुछ इस डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट करती है. नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है कुछ इस डायरेक्शंस में एंड दे क्रिएट अ फॉर्म ऑफ अ साइक्लोन. विंड की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो इस डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं या फिर इस डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं. ओके तो ये दोनों अलग अलग होती है. विंड भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये बताने में कि साइक्लोन किस तरफ मूव करेगा. नॉर्थ पोल्स की तरफ जा रहा है, साउथ पोल्स की तरफ जा रहा है, डिस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं. ओके सो नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द साइक्लोन्स. अभी साइक्लोन्स हमें ये तो पता लग गया कैसे बनते हैं, क्या होते हैं. अब ये क्या क्या डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं हमें ये पढ़ना है इसके बारे में. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक टेल्स अबाउट दिस. जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो हमारा वाटर सरफेस है वो सेंटर से बहुत ज़्यादा हाई होता है, कभी कभी 3 to 12 मीटर्स लॉन्ग तक का जो हमारी वाटर वॉल्स की तरह क्रिएट हो जाती है, जो सी शोर्स पे हम बहुत इजीली देख सकते हैं. ये जो लो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईज़िली सीन हो सकते हैं ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें होती रहती हैं. हमें बहुत ज़्यादा लाइफ को लॉस करना पड़ सकता है, प्रॉपर्टीज़ लूज़ हो सकती हैं, हमारी फर्टिलिटीज़ ऑफ सॉइल जा सकती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सॉइल से एकदम ज़्यादा तेज़ विंड आएंगे तो वो उसकी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं. हमारे कम्युनिकेशंस कनेक्शंस टूट सकते हैं, वहाँ पे टेलीफोन्स हाउसेस डैमेज हो सकते हैं हमारी. ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ट्रिमेंडस लॉस पहुंचा सकती है. ओके नाउ टोरंटोज़ क्या होती हैं, ये वो कंट्रीज़ होती हैं इन आर कंट्री जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टोरंटोज़ नहीं आते हैं. ये एक डार्क फनल लाइक शेप क्लाउड होता है जो कि स्काई में रीच करता है टू द ग्राउंड, स्काई से ग्राउंड की तरफ रीच करता है. और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं मोस्टली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड भी 300 किलोमीटर पर आवर्स की होती है. ये भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकते हैं. ईस्टर्न कोस्टल लाइंस के ऊपर हम इनको ज़्यादा देख सकते हैं.
ओके, इफ़ेक्टिव मेजर्स हमें क्या क्या लेने चाहिए जब अगर ऐसी कोई कंडीशंस हो तो हमें फोरकास्टिंग्स को बहुत देखते रहना चाहिए कि वार्निंग्स क्या क्या आ रहे हैं, रैपिड कम्युनिकेशन वार्निंग्स को ध्यान में रखते रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन दी साइक्लोन प्रॉन एरियाज़, कि हमें ऐसे शेल्टर्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जहाँ पे अगर हमें पता हो कि साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट्स भी कुछ उसी टाइप के करने चाहिए। एक्शंस ऑफ द पीपल ऑन अ पार्ट, कि हम अपने पार्ट पे क्या कर सकते हैं, हमें उन वार्निंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो भी हमारे टीवीज़ और रेडियोज़ के ऊपर हमें शो कर रही है। हमें कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट्स रखने चाहिए, कुछ एसेंशियल गुड्स होते हैं, हाउस होल्ड गुड्स होती हैं, डोमेस्टिक्स होती है, व्हीकल सेफ्टी, जो भी चीज़ें हम बहुत इजीली कर सकते हैं वो हमें रखना चाहिए। हमें ऐसे फ़न गोइंग के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। सम ऑफ द प्रिकॉशंस इफ़ यू आर इन स्टेइंग इन द साइक्लोन हिट एरियाज़, कि आपको बहुत अगर आप किसी साइक्लोन हिट एरिया में रह रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप बिल्कुल भी कोई ऐसी कंटेमिनेटेड वाटर को ना पिए जो स्टोर किया हुआ पहले से, उसको एमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखें। ज़्यादा स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए, ऐसे ही फ़न के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, डू दिस प्रिकॉशंस की मेकिंग दी अदर एक्सक्यूज डिमांड्स की तरफ देखना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए अपने नेबर्स और फ्रेंड्स के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फिश की तरह अपने बारे में सोचना है हमें। एडवांस टेक्नोलॉजी हेल्प, कि पहले क्या होता था हमें इन साइक्लोन्स के बारे में नहीं पता लगता था, लेकिन आज इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि हमें कुछ सैटेलाइट्स मिल चुकी हैं जो साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन पे वॉच रखती है कि अगर किसी एरियाज़ में कंडक्ट हो रहे हैं तो। ओके, इन वार्निंग्स को हमें सुनते रहना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कि क्या है, कैसे हो सकता है, हमारे साइक्लोन्स कैसे क्रिएट होते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आर प्रिकॉशंस, कि अगर हम किसी ऐसे एरिया के अंदर हैं तो। ओके।